इस वीडियो में आंकड़ों के संग्रह के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप आंकड़ों के संग्रह के फर्स्ट पार्ट के बारे में जान चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक के बारे में जानकारी प्राप्त की। आंकड़ों के सेकंड पार्ट में हम आंकड़ों के संकलन की विधियों के बारे में जानेंगे। आंकड़ों के संकलन की जो विधियां हैं, संगणना और निदर्शन विधियां, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स। किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान के लिए सबसे पहले आंकड़ों का संकलन किया जाता है, लेकिन आंकड़े संकलन करने से पहले आंकड़े संकलन की विधि निश्चित करना आवश्यक है। जब आंकड़े संकलन करने की विधि निश्चित हो जाती है, उसके बाद आंकड़े संकलन करने का काम शुरू होता है। समंकों को दो विधियों के द्वारा एकत्रित किया जाता है। अब कौन कौन सी दो विधियां हैं ये? इसमें पहली है जनगणना विधि और दूसरी है निदर्शन विधि। जनगणना विधि क्या है? इस विधि में अनुसंधान से संबंधित समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है निदर्शन विधि या सैम्पलिंग मेथड्स। इस विधि में अनुसंधान के लिए समष्टि या समग्र में से कुछ इकाइयाँ प्रतिनिधि इकाइयों के रूप में चुन ली जाती हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से समंक को दो विधियों के द्वारा एकत्रित किया जाता है, जनगणना विधि या समग्र विधि और दूसरी है निदर्शन विधि। अब समग्र या जनसंख्या का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? अनुसंधान क्षेत्र की समस्त इकाइयाँ सामूहिक रूप से समग्र या जनसंख्या कहलाती हैं। समग्र का मतलब इकाइयों के उन समूह से होता है जिनका किसी अनुसंधान के लिए अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण, यदि किसी फैक्ट्री में 400 मजदूर काम करते हैं, यदि इन सभी मजदूरों की आय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है या अनुसंधान करना है आय के बारे में, तो ये सभी मजदूर जो 400 मजदूर हैं, ये समग्र कहलाएंगे। तो इस तरह से ये 400 मजदूर के बारे में, आय के बारे में अगर जानना है तो हर व्यक्ति से या हर मजदूर से, जो 400 मजदूर हैं, उनसे आय के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। अब है प्रतिदर्श का अर्थ, मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग। अब सैंपल का मीनिंग क्या होता है? प्रतिदर्श के अंतर्गत समग्र में से किसी आधार पर कुछ प्रतिनिधि इकाइयाँ चुनी जाती हैं और चुनी हुई इकाइयों के अध्ययन से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी जिसके अंतर्गत संबंधित समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन न करके केवल प्रतिदर्श में से चयनित इकाइयों का ही अध्ययन करके समग्र के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रतिदर्शन या निदर्शन या नमूना विधि भी कह सकते हैं इसको, या मीनिंग ऑफ सैंपल इसको कह सकते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। जैसे अगर किसी विद्यालय के 2000 छात्रों में से यदि 50 छात्रों के छोटे समूह को चयनित किया जाए तो यह समग्र एक प्रतिदर्श है, क्योंकि अगर ये किसी विद्यालय में जहाँ पे 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो इन 2000 छात्रों से अलग अलग जानकारी प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा समूह बना लेते हैं। इन 2000 जो छात्र हैं, इनमें से छोटे समूह को या ग्रुप बना लेते हैं। एक 50 बच्चों का एक अलग से ग्रुप उसमें से छांट लेते हैं। तो ये एक समग्र का प्रतिदर्श है या एक सैंपल है, समझ लीजिए। तो प्रतिदर्श का चयन करने की प्रक्रिया का निदर्शन कहा जाता है। तो प्रतिदर्श का चयन करने की प्रक्रिया निदर्शन या सैंपलिंग कहलाती है। अब अनुसंधान की विधियां, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम देखेंगे संगणना विधि। अब संगणना विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत समस्या से संबंधित समग्र की प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस प्रणाली में समस्त क्षेत्र या समग्र का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। अगर मान लीजिए ये इकाई या समग्र
जो है ये छोटा सा है, तो इसमें अगर छोटा सा है तो उसमें हम सभी का अलग अलग अध्ययन करेंगे। मान लीजिए किसी क्लास में केवल 10 बच्चे पढ़ते हैं, किसी क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं और हमें उस क्लास के सब बच्चों के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि संख्या कम है बच्चों की, केवल 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों का अलग अलग अध्ययन करना आसान होता है। लेकिन अगर संख्या बहुत ज़्यादा है तो उस समय ये संगणना विधि जो है ये लागू नहीं हो सकती उस स्थिति में। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, आयात निर्यात, उत्पादन, राष्ट्रीय आय, जनगणना आदि की गणना के लिए संगणना प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि किसी फैक्ट्री के 200 मजदूरों में से प्रत्येक मजदूर की मासिक आय के बारे में आंकड़े एकत्र किए जाएं तो यह संगणना का अनुसंधान कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी जो 200 मजदूर हैं उनकी मासिक आय के बारे में हर मजदूर के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए ये विधि संगणना विधि कहलाती है या मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसको कहा जाता है। अगला देखिए, संगणना किन अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है। अब ये वाली विधि किन किन अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है। सबसे पहला, जहाँ प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन करना है। दूसरा, जहाँ शुद्धता की अत्यधिक मात्रा अपेक्षित है, जहाँ शुद्धता चाहिए, परिणाम बिल्कुल सही होने चाहिए, वहाँ पर संगणना विधि जो है ये उपयुक्त होती है, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति को जो है ये एक इकाई है और हर इकाई का अध्ययन संगणना विधि में किया जाता है। इसी तरह से जिनका अनुसंधान क्षेत्र छोटे आकार का हो, बहुत बड़े आकार का जब होता है उस समय संगणना विधि थोड़ा कठिन हो जाती है। इसी तरह से जब समग्र में विभिन्न गुणों वाली इकाइयाँ पाई जाती हैं तो उस स्थिति में संगणना विधि जो है ये बहुत उपयुक्त होती है। अब संगणना विधि के कुछ गुण हैं। क्या गुण हैं देखिए। सबसे पहला, इस विधि द्वारा प्राप्त समंकों में अत्यधिक शुद्धता होती है। तो सबसे पहला क्या हो गया, इस विधि द्वारा प्राप्त जो भी डाटा है या आंकड़े हैं या समंक है, समंकों में यहाँ पे अत्यधिक शुद्धता होती है। दूसरा, इस विधि द्वारा निष्कर्ष अधिक सत्य होते हैं क्योंकि इसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से इसमें प्रत्येक क्षेत्र की प्रत्येक इकाई के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से अगला गुण है इसका, जहाँ इकाइयाँ एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हो और निदर्शन प्रणाली द्वारा सफलतापूर्वक अनुसंधान करना कठिन हो, वहाँ इस प्रणाली का उपयोग लाभप्रद होता है। तो इस तरह से ये संगणना विधि के मुख्य 4 गुण हैं। लेकिन इस विधि में कुछ दोष भी होते हैं। क्या दोष होते हैं? सबसे पहला है, ये पद्धति बहुत खर्चीली है। इसी तरह से खर्चीली क्यों है? क्योंकि यहाँ पर समग्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इस प्रणाली में समय बहुत अधिक लगता है। समय इसलिए अधिक लगता है क्योंकि यहाँ समग्र की सभी इकाइयों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से यह विधि केवल सीमित क्षेत्र वाले अन्य अनुसंधान में उपयोगी है। ये सभी क्षेत्रों में ये जो विधि है संगणना विधि, इसको लागू करना थोड़ा असंभव सा हो जाता है। अगली विधि है सैम्पलिंग मेथड्स, या इसको हम कहते हैं निदर्शन विधि। इस अनुसंधान विधि में समग्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण समग्र में से कुछ ऐसे नमूने या निदर्श चुन लिए जाते हैं जो समूचे समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन चुने निदर्श का अध्ययन करके ही समग्र के लिए निष्कर्ष निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण है इसका। यदि हमने 10 बोरा चावल खरीदना है तो हम पूरे 10 बोरे चावल को नहीं देखेंगे,
तो उसमें हम क्या करते हैं, मुट्ठी भर चावल लेते हैं, उसका नमूना देखते हैं और उससे हमें पूरे चावल के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से मान लीजिए चावल का पूरा बोरा है, इसको पूरा अध्ययन करना लगभग असंभव हो जाता है। हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ी सी मात्रा निकालेंगे अलग से और इसको मुट्ठी भर मात्रा लेके उसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे चावल के बारे में, तब हम ये 10 बोरा चावल खरीदना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह से यदि किसी बीमारी के लिए ब्लड टेस्ट करना है तो ब्लड की कुछ बूंद ही टेस्ट के लिए ली जाती हैं। तो ये जो कुछ बूंदें हैं, ये एक तरह से हमारे पूरे जो ब्लड है उसका एक नमूना है, एक सैंपल है, एक निदर्श है। इसके आधार पर क्या करा जाता है, जब ये जो ब्लड की कुछ बूंदें हैं इसका टेस्ट किया जाता है, उससे बीमारी के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये विधि निदर्शन विधि या इसको बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड कहलाती है। अब इस विधि कहाँ कहाँ पे उपयुक्त है ये निदर्शन विधि? सबसे पहला है जब अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो। जैसे अगर पूरे स्कूल के, मान लो किसी स्कूल में 5000 बच्चे पढ़ते हैं, 5000 बच्चों के बारे की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हर एक का अध्ययन करना असंभव सा हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, 5000 ये सीमित क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर निदर्शन विधि को करना थोड़ा असंभव हो जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, 5000 बच्चों में से केवल कुछ ही बच्चों का चुनाव करेंगे। मान लीजिए इसमें से 100 बच्चे छांट लिए और 100 बच्चे जो छांटे हैं इनका अध्ययन करके लगभग सबके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से जहाँ पर बहुत अधिक शुद्धता की आवश्यकता ना हो, क्योंकि शुद्धता तब मिलेगी जब हर इकाई का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन निदर्शन विधि या सैम्पलिंग विधि में थोड़ा सा नमूना ले लिया जाता है, पूरी इकाई का अध्ययन नहीं होता है, इसलिए अधिक शुद्धता की अगर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर निदर्शन विधि उपयुक्त होती है। इसी तरह से जहाँ गहन अध्ययन की आवश्यकता ना हो और जहाँ व्यापक दृष्टि से नियमों का प्रतिपादन करना हो, वहाँ पर निदर्शन विधि जो है ये बहुत अधिक उपयुक्त है। इसके बाद निदर्शन विधि के कुछ गुण हैं। अब ये गुण क्या हैं, देखिए, सबसे पहला है यह विधि मितव्ययी है, क्योंकि इसमें समय भी बचता है, धन बचता है और श्रम की बचत होती है। इस विधि द्वारा निष्कर्ष आसानी से और शीघ्र निकाले जा सकते हैं। यह विधि सरल है, विस्तृत अध्ययन क्षेत्र से संबंधित निष्कर्ष निकालने में उपयोगी है। यह विधि वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें समग्र में से दूसरा निष्कर्ष लेकर परिणामों की शुद्धता की जांच की जा सकती है। तो इस तरह से निदर्शन विधि के ये मुख्य 4 गुण हैं। इसके निदर्शन विधि जो है इसके कुछ दोष भी हैं। अब ये दोष क्या हैं, देखिए, ये दोष हैं इसमें। सबसे पहला तो है ये भ्रामक निष्कर्ष की संभावना होती है, क्योंकि निष्कर्ष समग्र की केवल कुछ इकाइयों के आधार पर निकाले जाते हैं। दूसरा, प्राप्त निष्कर्षों में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती है। शुद्धता क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर हर इकाई का अलग अलग अध्ययन नहीं किया जाता है, क्योंकि समग्र में से कुछ नमूना ले लिया जाता है या सैंपल ले लिया जाता है, सैंपल का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से समग्र की इकाइयाँ समरूप न होने पर यह विधि उपयुक्त नहीं होती है। प्रतिनिधि निष्कर्ष के लिए उच्च स्तरीय ज्ञान आवश्यक है। यदि समग्र का आकार छोटा है तब यह विधि उपयुक्त नहीं होती है। जब समग्र का आकार छोटा होता है उस समय संगणना विधि ज़्यादा उपयोगी होती है, निदर्शन विधि वहाँ पर उपयोगी नहीं होती है। अब निदर्शन चयन की विधियाँ, जो सैम्पलिंग मेथड है, इसके कैसे कैसे चयन किया जाता है, देखिए। सबसे पहला है दैव निदर्शन या रैंडम सैम्पलिंग इसको कहते हैं। दूसरा है स्तरित निदर्शन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तीसरा है व्यवस्थित निदर्शन, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। चौथा है सविचार निदर्शन,
पर्पोजिंग सैम्पलिंग। पांचवा है अभ्यंश निदर्शन या इसको कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। अगला है छठा सुविधा निदर्शन या इसको कन्वेनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। तो जो सैम्पलिंग ली जाती है ये इसकी 6 विधियां हैं। ये 6 विधियां फिर से देख लीजिए कौन कौन सी हैं 6 विधियां। पहला है दैव निदर्शन, दूसरा है स्तरित निदर्शन, तीसरा है व्यवस्थित निदर्शन, चौथा है सविचार निदर्शन, पांचवा है अभ्यंश निदर्शन या कोटा निदर्शन और छठा है सुविधा निदर्शन। तो इस तरह से ये सैम्पलिंग की किसी भी विधि को लिया जा सकता है। अब सबसे पहला है देखिए दैव निदर्शन या इसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग इसको कहते हैं। अब ये क्या है देखिए, दैव निदर्शन इस विधि के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई को समान महत्व दिया जाता है, अर्थात समग्र की प्रत्येक इकाई को निर्देश में ये जो नमूना है इसमें शामिल होने का समान अवसर दिया जाता है। निदर्श इकाइयाँ चुनने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संयोग पर छोड़ दी जाती है। इस तरह से दैव निदर्शन के लिए किए गए निर्णय पक्षपात रहित हो जाते हैं। इसके कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं। तो गुण क्या है इसके देखिए, सबसे पहला है ये पक्षपात रहित है, दूसरा है समग्र का वास्तविक निदर्शन होता है, तीसरा है ये प्रणाली मितव्ययी है, चौथा जो गुण है इसका ये वैज्ञानिक पद्धति है। इसके कुछ दोष भी हैं। क्या दोष हैं दैव निदर्शन प्रणाली के? प्रतिनिधित्व का अभाव, दूसरा छोटे क्षेत्र में ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है, तीसरा विविधता वाले समूहों में ये अनुपयुक्त है। मतलब जहाँ समग्र में विविधता पाई जाती है वहाँ पे दैव निदर्शन विधि जो है ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती है। तो इसके कुछ दोष भी हैं और कुछ इसके गुण भी हैं। अगली जो विधि है सैम्पलिंग की ये है स्तरित निदर्शन। ये विधि का प्रयोग तब किया जाता है समग्र की इकाइयों में विविधता जब बहुत अधिक पाई जाती है। इस विधि में पहले समग्र की इकाइयों को गुणों के आधार पर उपवर्गों में बांट लिया जाता है। प्रत्येक वर्ग या उपवर्ग की इकाइयों में सजातीयता रहती है। मतलब जो अलग अलग ग्रुप बने हैं लेकिन हर ग्रुप की जो इकाइयां हैं इसके कुछ गुण समान होते हैं। स्तरित निदर्शन के गुण क्या हैं? इसका परिणाम विश्वसनीय होता है। दूसरा, अगर समग्र में बहुत अधिक विषमता है तो स्तरित निदर्शन या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है ये अधिक उपयोगी होती है। प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। ये जो विधि है ये मितव्ययी है। इस प्रणाली के कुछ दोष भी हैं। स्तरित निदर्शन के क्या दोष हैं? ये दोष है यहाँ पे इस स्तरित निदर्शन के कुछ दोष हैं। तो क्या दोष हैं इसमें? सबसे पहला, उचित प्रतिनिधित्व का अभाव पाया जाता है। दूसरा, खंड बनाने में कठिनाई होती है। तीसरा, भार देने में कठिनाई होती है। भार का मतलब है किस ग्रुप की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसको बताने में कठिनाई होती है। तो ये इसके कुछ दोष भी हैं स्तरित विधि के। फिर है व्यवस्थित निदर्शन या इसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी कहते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है? इस विधि के अनुसार समग्र की सभी इकाइयों को संख्यात्मक, वर्णनात्मक और भौगोलिक आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार निदर्श इकाइयाँ चुन ली जाती हैं। व्यवस्थित निदर्शन के कुछ गुण हैं। क्या हैं गुण? ये विधि अधिक सुविधाजनक है। इस रीति में परिणाम उतने ही शुद्ध होते हैं जितने अन्य विधियों द्वारा प्राप्त होते हैं। इस विधि में समय और परिश्रम बहुत कम लगता है। तो ये इसके गुण हैं। लेकिन व्यवस्थित निदर्शन के भी कुछ दोष हैं। क्या हैं दोष? ये पक्षपातपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर इकाइयों की पूर्ण सूची उपलब्ध होती है। यह विधि उसी अवस्था में अपनाई जाती है जहाँ पर इकाइयों की पूर्ण सूची उपलब्ध होती है। अगला है सविचार निदर्शन। इस विधि के अनुसार अनुसंधानकर्ता संपूर्ण क्षेत्र में से अपनी इच्छा अनुसार समग्र से संबंधित व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर ऐसी इकाइयाँ चुन लेता है जिन्हें उसकी आधारभूत मान्यता पर स्वीकार किया जा सकता है।
कि अनुसंधानकर्ता समग्र की समस्त विशेषताओं से पूरी तरह परिचित है। सविचार निदर्शन के कुछ गुण हैं। क्या गुण हैं देखिए। निदर्शन की ये पद्धति बहुत सरल है। दूसरा, प्रमाप निश्चित करके निदर्श का चुनाव करने से चुनाव के ठीक होने की संभावना होती है। यह उस अनुसंधान के लिए अधिक उपयुक्त है जहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों को शामिल करना अनिवार्य होता है। तो ये सविचार निदर्शन के कुछ गुण हैं। इस जो निदर्शन प्रणाली है इसके कुछ दोष भी हैं। क्या है? चयनकर्ता की पूर्ण धारणाओं का निदर्श के चुनाव पर गहरा असर पड़ता है, जिसके कारण निष्कर्ष अशुद्ध हो सकते हैं। इसी तरह से निदर्शन अनुमानों की सत्यता की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये इसके मुख्य दो दोष हैं। आगे देखिए, कोटा सैंपलिंग या इसको अभ्यंश निदर्शन भी कहते हैं। इस प्रणाली में निदर्शन की इकाइयाँ छांटने का कार्य प्रगणकों पर छोड़ दिया जाता है। अनुसंधानकर्ता इस संबंध में प्रगणकों को पर्याप्त निर्देश दे देता है कि किस भाग से कितनी इकाइयों का चुनाव करना है। इसके कुछ गुण हैं। क्या हैं गुण देखिए। ये प्रणाली मितव्ययी और अधिक विश्वसनीय है। इसी तरह से जहाँ समग्र में मौलिक विषमता पाई जाती है वहाँ यह विधि अधिक उपयुक्त होती है। तो इस तरह से इसके मुख्य ये दो गुण हैं। इसके कुछ दोष भी हैं अभ्यंश निदर्शन के। क्या हैं देखिए। इसके चयन एवं निष्कर्ष में निदर्श चुनाव का प्रभाव पड़ता है। दूसरा, निदर्श को भार देने में पक्षपात की गुंजाइश रहती है। मतलब जो सैंपल है इसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, इसमें पक्षपात की गुंजाइश रहती है। प्रगणकों से जितनी ईमानदारी या निष्पक्षता की सावधानी की अपेक्षा की जाती है उतना संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह से इसके ये मुख्य दोष हैं। इसके बाद है सुविधा निदर्शन। अब इसमें देखिए, कन्वेनियंस सैम्पलिंग में इस प्रणाली में अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल का, नमूने का या निदर्शन का चुनाव करता है। अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन के लिए सुविधाजनक इकाइयों को छांट लेता है। यह अवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पक्षपात या एक तरह से मिथ्या झुकाव का किसी भी सीमा तक समावेश हो सकता है। इस प्रणाली के भी कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। तो गुण क्या है इसके देखिए। ये विधि अत्यंत आरामदायक है। ये रीति मितव्ययी है क्योंकि इसमें समय भी बचता है, श्रम भी बचता है और धन की भी बचत होती है। सुविधा निदर्शन के कुछ दोष हैं। क्या है देखिए। यह विधि अवैज्ञानिक है। इस रीति के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष जो होते हैं ये अविश्वसनीय होते हैं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में आंकड़े के संग्रह करने की दो विधियां, संगणना विधि और निदर्शन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की।